जय हिंद बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो देखिए बच्चों, हमने ये पता कर लिया था कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में एक वैद्युत बल काम करता है। वो वैद्युत बल प्रतिकर्षण और आकर्षण बल होता है। लेकिन हमको ये नहीं पता था कि वो वैद्युत बल है उसका परिमाण कितना होता है और वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। यानी आवेश हमारे एयर में रखे हैं तो उसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, और उनके बीच में अगर कोई परावैद्युत माध्यम रख दिया जाए तो उनके बीच में उनके बीच में बल कितना कार्य करेगा। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? कूलाम ने बताया था। तो कूलाम ने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हैं, एक बिंदु आवेश Q1 है और दूसरा बिंदु आवेश Q2 है, और ये निर्वात में एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। कितनी डिस्टेंस पर रखे हैं बच्चों? r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने वर्ड यूज किया है बिंदु आवेश। देखिए इसको बिंदु आवेश क्यों बोला जाता है? बिंदु आवेश इस वजह से बोला जाता है कि ये जो आवेश हैं इनका जो साइज है ये क्या है, इनके डिस्टेंस के कंपेयर में बहुत ही कम है। यानी ये डिस्टेंस इनके साइज के कंपेयर में क्या है, बहुत ज़्यादा है। इस वजह से इनको क्या बोला जाता है? बिंदु आवेश बोला जाता है। तो देखिए कूलाम ने क्या बताया था कि इन दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, ठीक है ना, क्योंकि बल कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप का आगे वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम केवल उसके मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल का परिमाण यानी F है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। अगर दोनों आवेशों का गुणनफल कर लिया जाए तो ये फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि आवेश की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उनके बीच में फोर्स उतना ही ज़्यादा लगेगा। ये कम है तो कम फोर्स अप्लाई होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा। और ये फोर्स है इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए इसको ये भी बोल सकते हैं, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी होता है, या 1/r² के अनुक्रमानुपाती भी होता है। तो आप किसी भी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? Q1 Q2 अपॉन r²। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r² रहेगा। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी K Q1 Q2 अपॉन r²। देखिए K क्या होता है यहाँ पे? K होता है वैद्युत बल नियतांक। इसको क्या बोलते हैं? वैद्युत बल नियतांक बोलते हैं, या इसको कूलाम नियतांक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? कूलाम नियतांक। देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि ये जो वैद्युत बल नियतांक है या कूलाम नियतांक है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किन किन चीज़ों पर ये निर्भर करता है। तो देखिए वैद्युत बल नियतांक या कूलाम नियतांक है वो बेसिकली किस किस पर डिपेंड करेगा? माध्यम पे डिपेंड करता है। यानी ये दोनों आवेश हैं वो किस माध्यम में रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं या फिर किसी परावैद्युत माध्यम में रखे हुए हैं। या ये डिपेंड करता है कि सिस्टम क्या है, जो सिस्टम हमने यूज किया है यूनिट का वो सिस्टम कैसा है। मात्रक की पद्धति पर भी ये निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमने माना कि ये जो दोनों चार्ज हैं वो किस में रखे हुए हैं? एयर में रखे हुए हैं, या फिर मान लीजिए वैक्यूम में है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो मैं FA मान ले रहा हूँ। और K है ना, K को हम क्या करते हैं? K को हम 1/4πε0 क्या लिख लेते हैं? K को 1/4πε0 लिख लेते हैं, और ये हो जाएगा Q1 Q2 ओवर r²। Q1 Q2 ओवर r²। अब देखिए ये क्या है, इसको बोलते हैं हम ε0। इसको ε0 बोलते हैं।
ये जो वैल्यू है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। यहाँ से इसका यूनिट भी पता चल गया हमें क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, क्योंकि इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर का इधर मल्टीप्लाई करेंगे और Q1 Q2 को इसके नीचे लेके आएंगे, तो ये इसका यूनिट हो जाएगा। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट है, इसका वैल्यू निकल के आता है 8.855 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्योंकि इसके जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोला जाता है इसे, निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन आता है ये एप्सिलॉन नॉट का, मात्रक पूछने को आता है और इसका बिमी सूत्र भी पूछने को आता है। अगर हम बिमी सूत्र की बात करेंगे तो बिमी सूत्र को यहीं पर कैलकुलेट कर लेना है। तो देखिए फोर्स का बिमी सूत्र क्या होता है, mL/t-2, और मीटर का क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। चार्ज का क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो A2T2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा mL3T-4A-2। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बिमी सूत्र होता है। और अगर हम एप्सिलॉन नॉट का बिमी सूत्र निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m-1 L-3T4A2। ठीक है बच्चों, देखिए L3 हो गया, ये ऊपर ले जाएंगे तो -4 हो गया, इसको ले जाएंगे -2, और ये क्या हो गया, इसका जस्ट रिवर्स हो गया। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और बिमी सूत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि ये दोनों आवेश हैं वो किसी माध्यम में रखे हुए हैं, कहाँ पर रखे हुए हैं, किसी माध्यम में रखे हुए हैं। तो माध्यम में रखे हैं तो माध्यम के लिए हमने क्या मान लिया, FM मान लिया। और वो माध्यम कैसा है हमारा, परावैद्युत माध्यम। किस टाइप का माध्यम है, परावैद्युत माध्यम। तो परावैद्युत माध्यम के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम समझेंगे कि चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ क्या होते हैं और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। तो इसके लिए देखिए क्या हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या है यहाँ पर, परावैद्युतांक या फिर परावैद्युत नियतांक है ये, Q1 Q2/R² हो जाएगा। यानी कुल मिला के अगर हम किन्हीं दो आवेशों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उनके बीच में लगने वाले बल की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये भी क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो K है वो क्या है, परावैद्युतांक है, या इसको परावैद्युत नियतांक भी बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला जाता है। अब हम देखेंगे, अगर हमने ये इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लीजिए, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का डिवाइड कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, FA/FM इक्वल टू, देखो ये वाले टर्म है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और जो K है वो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। K है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा K, FA/FM इक्वल टू K। इसका मतलब है कि अगर यही आवेश किसी मीडियम में रखे हुए हैं और एयर में रखे हुए हैं, तो एयर में इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मीडियम के फोर्स के K टाइम्स होगा ये एयर में फोर्स जो लगेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस टर्म की बात करेंगे, ये वाला, तो इस टर्म को हम कंसीडर कर सकते हैं एप्सिलॉन, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट K हो जाएगा। अब देखिए एप्सिलॉन को क्या बोलते हैं, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है या एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है, और एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये किसकी है बच्चों, माध्यम की वैद्युतशीलता। ये माध्यम की वैद्युतशीलता है, तो यहाँ से एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। अब देख रहे हैं आप यहाँ से FA/FM भी K है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी K है, और इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन R भी बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता।
आपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहाँ से और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से एफ ए अपॉन एफ एम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू के। ये हमको मिलता है एक रिलेशन। ठीक है बच्चों, अगर हम देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करेंगे तो इस लॉ से क्या हो जाएगा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश, आप नोट्स बना सकते हैं, इसके नोट्स में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन है किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश। देखिए स्थिर शब्द हमने यहाँ पे यूज किया है, वो स्थिर शब्द क्यों यूज किया है, क्योंकि हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, स्थिर वैद्युत की पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर हमने आपको बता दिया था कि यहाँ जो चार्ज रहेगा वो हमेशा किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा, विराम अवस्था में रहेगा। तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण, ये लगने वाले बल का परिमाण है। और परिमाण को कैसे लिखते हैं हम, देखिए इस तरीके से लिखते हैं, ये क्या है, ये इस तरीके से, लगने वाले बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्यों लिया है, तो ये हमेशा जो लॉ होते हैं वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, जो न्यूटन ने दिया था, सर आइजैक न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग का नियम दिया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई दो द्रव्यमान हैं, यानी किन्हीं वस्तुओं के पास अगर द्रव्यमान हैं और वो रखी हुई हैं आर डिस्टेंस पे, तो वो हमेशा उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमेशा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो फोर्स हैं वो हमेशा कैसे लगते हैं, इन दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही काम करते हैं। यानी ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा और ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। तो हमेशा कहाँ काम करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग, जो दोनों आवेशों को रेखा मिलाती है उन्हीं के बीच में ये फोर्स हमेशा काम करता है। देखिए बच्चों, ये इसका मैंने लॉ लिख दिया है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो कूलाम का नियम है वो छोटी दूरियों से लेके बड़ी दूरियों तक सबके लिए क्या है, वैलिड है। लेकिन अगर दूरी ज़्यादा है, किन्हीं दो आवेशों के बीच की दूरी लाइट ईयर में है या पारसेक में है, तो उसके लिए वैलिड नहीं है। यानी नाभिक के लिए भी, जैसे कोई मॉलिक्यूल है या एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो काम करता है वो कैसा, कौन सा बल काम करता है, यही वैद्युत बल काम करता है। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर वैद्युत बल काम नहीं करता है, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनके बीच में कौन सा, नाभिकीय बल काम करता है। तो ये छोटी दूरियों और बड़ी दूरियों दोनों के लिए क्या है, वैलिड है। अब देखिए इसका हम कंपेयर करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी वैद्युत बल में और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या सिमिलरिटीज होती हैं और क्या नहीं होती हैं। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल, तो देखिए वैद्युत बल है वो दो टाइप का रहता है, वैद्युत बल है वो दो टाइप का रहता है, कौन कौन सा, आकर्षण और प्रतिकर्षण। और जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्टिव नेचर का रहता है। तो वैद्युत बल दो नेचर का होता है, रिपेल और अट्रैक्ट नेचर का, ये हमेशा अट्रैक्ट नेचर का होता है। अब देखिए वैद्युत बल है वो किन्हीं दो आवेशों के बीच में माध्यम पर निर्भर करता है। कहाँ पर निर्भर करता है, ये माध्यम पर निर्भर करता है कि माध्यम कैसा है आवेशों के बीच में। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। और वैद्युत बल है, एक इसमें सिमिलरिटी है वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कि ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं ये दोनों,
व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी इनके बीच में जो बल लगता है वो दोनों बलों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी तरीके से ये भी यही होता है। तो ये तो हमने रिलेशन पढ़ लिया था F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और इसके लिए फॉर्मूला होता है GM1 M2 ओवर आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, ये मासेज होते हैं और ये डिस्टेंस होता है। देखिए ये सिमिलरिटीज है यहाँ पर। अब हम इस टॉपिक पर बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे। तो मैंने ये कूलाम का नियम का वेक्टर फॉर्म इस वीडियो में नहीं बताएंगे, हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।